टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बचपन से बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज होता क्या है। फिर लेकिन मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट तब आया, इस मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। ओके। तो उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ बहुत ज़्यादा। और फिर जब उनको देखती थी और मुझे ये लगता था कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ किसी की। राइट। 2020 में 16 अगस्त 2020 में मैंने अपने फादर को खो दिया उस दौरान। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि जब मैं स्टडी टेबल में पढ़ाई करती थी तो वहीं पर मैं रोते रोते ही सो जाया करती थी। टेबल पे ही कई रातें ऐसी गुजर गई। और आज भी जब मैं अपनी बुक्स में अपने उन आंसुओं को देखती हूँ ना, तो फिर कभी कभी तो ऐसा होता था कि ऐसे लोग पूछते थे कि अभी तक तैयारी कर रहे हो। राइट। मेरी मम्मी, जैसे मैं जितनी रातें मैं जागी हूँ, मेरी मम्मी उतनी रातें जागती हैं, क्योंकि कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया और ना ही देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आता है तो वो सारे जवाब उनको एक साथ ही मिल जाते हैं। मैंने भी आपके वीडियोस देखे। मैं एक जब प्रेशर आता था कि हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार 2019 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लगातार आपके सामने इंटरव्यू ला रहे हैं। उनकी जो स्ट्रेटजी, ओवरऑल जर्नी वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमारा यही मोटिव है। मैं शुरुआत करने से पहले आपको मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाइए। क्योंकि जो मैम का इंटरव्यू होने के बाद में मैम के जो नोट्स हैं, कॉपियां हैं, वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन मैम। उनका परिचय देते हुए मैं बताना चाहूंगा, इनका शुभ नाम है शेफा हाशमी और मैम ने ये सेकंड प्रयास में डीएसपी का पद हासिल किया है। तो मैम से जानेंगे ओवरऑल जर्नी के बारे में, ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे यहाँ तक पहुंचे। मैं बेसिकली छतरपुर ज़िले से मैं बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे नौगांव तहसील है, मैं वहाँ से हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग एजुकेशन हुई है वो नौगांव से ही मैंने कंप्लीट की है। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग किया है BUIT से। और फिर मैंने अपना PG किया है इन सोशल वर्क में। फाइनल ईयर के दौरान मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। और मैंने क्योंकि इंजीनियरिंग किया हुआ है, और उसके बाद जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, सेकंड मतलब मेरा फर्स्ट जब इंटरव्यू हुआ 2018 में, मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई थी उस दौरान। लेकिन मुझे अंतिम रूप से सफलता नहीं मिल पाई थी। और फिर उसके बाद मैंने 19 का दिया। और चूँकि 19 में एक लंबा टाइम लग गया, और तो राइट। मुझे उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। तो मैंने जो अपनी कमियाँ जो 18 में मैंने एनालिसिस की, मैंने जब आयोग में अपनी कॉपी देखी और मुझे लगा कि उसमें क्या-क्या कमी रह गई है, तो उसको एनालिसिस करते हुए मैं आगे बढ़ी। और फिर मैंने 19 का मेरा प्री क्वालीफाई हुआ, देन फिर वो मेंस हुआ, मेंस क्वालीफाई हुआ, और फाइनली आज मुझे DSP का पद मिल गया है। जब लिस्ट आया था रिजल्ट का, तो कैसा क्या लग रहा जब लिस्ट में नाम देखा आपने? जी, बहुत ही वो एक अच्छी फीलिंग थी जब मैंने रिज़ल्ट देखा। और चूँकि ये 2022 का मेंस होने वाला था उस टाइम ओके। पे, तो मैं उसकी तैयारी ही कर रही थी। और ये बहुत लेट नाइट रिज़ल्ट आया था। तो जब मैं चूँकि मैं फ़ोन साइलेंट कर लेती हूँ ऑलमोस्ट पढ़ाई करते टाइम, तो राइट। मैं जब पढ़ रही थी, तो वहाँ पे जब मैंने देखा अपना फ़ोन, मैंने आफ्टर 15 मिनट्स बाद अपना रिज़ल्ट देखा, मुझे अपने रिज़ल्ट की जानकारी भी नहीं थी। और जब मैंने अपना फ़ोन देखा, तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स उसमें पड़े हुए थे, मेरे अच्छा। फ्रेंड्स के, फैमिली के। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ है। इतने मतलब कॉल्स ये, आए, हाँ, राइट। मतलब कि इतने फ़ोन्स आए हैं, क्योंकि बेसिकली ये सर होता है ना कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो राइट। आपके पास फ़ोन नहीं आते हैं किसी के। राइट। तो नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स इतने ज़्यादा थे, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो मिल गया है। आइडिया हो गया था कि आपका हाँ, सिलेक्शन कि हो मेरा गया है। सिलेक्शन तो हो राइट। गया है। और फिर जब मैंने सिलेक्शन लिस्ट देखी और जब मुझे DSP का पद मिला, तो वो एक बहुत ही अच्छी तो फीलिंग आपने थी। सर्च किया था या फिर कैसे, आपके नाम का मतलब कैसे, या फिर लिस्ट फर्स्ट से एक पढ़ना तो स्टार्ट नंबर किया ऑफ था? मैसेज और जो व्हाट्सएप मैसेज थे वही मेरे पास आ गए थे ऑलरेडी। उसमें मैंने देख लिया था कि आप अच्छा। DSP बन गए हो, अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सारी चीजें थी। और फिर मैंने लिस्ट में नाम देखा, मैंने फिर से देखा, रोल नंबर चेक किया कि ये मैं ही हूँ। और फिर देन मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, ये मैं ही हूँ, फाइनली मैं DSP बन गई हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग थी सर। आपकी जो सिविल सर्विसेज की जर्नी है, प्रिपरेशन जी है, ये जी कब आया था? मतलब आपके माइंड में थॉट्स कि हाँ जी मुझे यही करना जी है। जी जैसे किसी को ये आता है कि 12th बाद रहता है, किसी का बचपन से सपना जी रहता जी है स्कूलिंग वगैरह से, किसी का कॉलेज के बाद से आता जी है। जी तो आपका कब आया था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बचपन से बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज होता क्या है। आफ्टर 10th क्लास तक भी मुझे नहीं पता था। बस हाँ, मुझे ये पता था कि ऐसा कुछ एग्जाम होता है जिससे कलेक्टर बनते हैं। और उस बनने से क्या होता है कि जो भी शहर की जो व्यवस्थाएं होती है, वो कलेक्टर सारी व्यवस्थाएं सही कर देता है। तो बस जहन में ये था। तो फिर मेरे फादर जो थे वो टीचर थे।
तो ओके। उन्होंने मुझसे बोला कि क्योंकि मेरा जीके बहुत स्ट्रांग था, मुझे जीके पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लगता था, तो मेरे फादर ने बोला कि आप सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हो, आप इसमें ट्राई कर सकते हो बेटा। लेकिन मैंने उस टाइम पे उतना सीरियसली नहीं लिया। फिर मैंने इंजीनियरिंग किया। फिर लेकिन मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट तब आया इस चीज़ में, मैं कहूँगी कि मेरी उस टाइम पे मेरी जब मैं फाइनल ईयर में थी और मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, ओके। तो उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ बहुत ज़्यादा। अच्छा। और फिर मेरी फैमिली ने वो जो सफ़र किया उस चीज़ के लिए, वो जस्टिस के लिए, राइट। तो वो चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत मुझे बहुत इम्पैक्ट कर गई। मुझे मैं जब उनको देखती थी और मुझे ये लगता था कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ किसी की, राइट। तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। अभी ओके। उस टाइम पे मुझे पैकेज भी मैंने अच्छा ले लिया था। अच्छा। हाँ, मेरी तैयारी थी वहीं पर जाने की। लेकिन वो एक मोमेंट था जो मेरी लाइफ का एक एकदम कहेंगे कि टर्निंग पॉइंट था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं दूसरों को भी हेल्प दे सकूँ। राइट। तो वहीं से फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे सिविल सेवा में जाना है और फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। ओके मैम, ये कब से स्टार्ट कर दिया था? देन प्रिपरेशन जो है ये जी। सेल्फ किया था या फिर कहीं से कोचिंग क्लासेस जी, वगैरह जब किया मैं था? फाइनल ईयर में थी तो बेसिक, क्योंकि जब पता नहीं होता है कि सिलेबस क्या है, राइट। क्या कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए मैंने एक कोचिंग जॉइन कर ली थी चीज़ों को समझने के ओके। लिए। और फिर मैंने फिर सेल्फ स्टडी की उसके बाद। ओके, आपका मीडियम कौन सा? मेरा मीडियम हिंदी। हिंदी मीडियम जी। में। आपका जो स्ट्रेटजी था प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे आप प्रीलिम्स का बता दीजिए कि कैसे क्या आपने पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पहले तैयारी आपने प्री का स्टार्ट किया था या मेंस का? क्योंकि कई सारों का ऐसा होता है कि पहले कोई मेंस पढ़ता है, कोई पहले कोई प्री जी। पढ़ता है। तो आपने कब क्या स्टार्ट किया था पहले? नहीं, मेरी जो तैयारी थी मैंने इंटीग्रेटेड तैयारी ही की। मैंने प्री अलग नहीं पढ़ा, मैंने मेंस अलग नहीं पढ़ा, मैंने दोनों को साथ में लेकर चली मैं ओके। आगे। और मैं ये कहूँगी कि मैंने मेंस की जो तैयारी थी, तो उसको प्री प्लस मेंस दोनों को बोथ लेके मैं आगे बढ़ती, क्योंकि हमें क्या होता है कि जब प्री होता है तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, हमें प्रैक्टिसिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कि हम ओके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएँ। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि जब 2 मंथ्स हमारा नोटिफिकेशन आ जाता था, उसके बाद की जो तैयारी होती थी, मैं फिर उसके बाद में फुली प्री ओरिएंटेड में हो जाती थी कि बस मुझे अब प्री ही पढ़ना है। तो ऐसे फिर मैंने अपनी तैयारी की। ओके, अभी तक आपने कितना प्री दिए? प्री मैं 18 से ही दे रही हूँ। लगातार? हाँ, और मेरा हमेशा मेरा क्वालीफाई हुआ है, मैं कभी प्री में रुकी नहीं हूँ। ओके, क्या स्कोर रहता था? मेरा ऑलवेज स्कोर 75 के अबव ही होता था। काफ़ी अच्छा स्कोर है मतलब, जी। है ना? मेंस कितने क्या दिए आपने अभी तक? मैं 18 से कंटिन्यू ये मेंस भी दे मेंस रही भी हूँ अच्छा, और मेरे लगातार जितना सारे प्री क्वाल मेंस ओके, हाँ, क्वालीफाई भी हुए हैं। और मेंस भी क्वालीफाई हुए हैं। जी, जी। ठीक है। अब थोड़ा-सा मुझे मेंस का बता दीजिए। मेंस में क्या स्ट्रेटजी फ़ॉलो की थी आपने? देन क्योंकि 6 पेपर होते हैं, 6 को मैनेज करना, देन फिर एग्ज़ाम हॉल में उनको प्रेज़ेंट करना। क्या अप्रोच थी आपका मेंस के प्रति? मुझे ये लगता है कि पीएससी जो माँगता है ना, पीएससी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, चीज़ें आपके पास और आती जाएँगी। आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा अच्छी बनती जाएगी। तो नॉलेज ठीक है, एक जगह मैं मानती हूँ कि नॉलेज आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ आपको प्रेज़ेंटिंग जो करना है ना, जो आप क्योंकि वहाँ पर आप नहीं होते हो, आपका आंसर दिखता है। राइट तो मैम। आपको अपनी प्रेज़ेंटिंग जो स्किल्स हैं, वो बढ़ानी चाहिए। तो ऐसे आप जैसे मैं क्या करती थी, जो मेरा क्वेश्चंस होता था तो उसमें मैं पाई डायग्राम और वेन डायग्राम और मैपिंग, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। इनफैक्ट मैंने हिस्ट्री के पेपर में भी मैप बनाए हुए अच्छा। हैं। जी, जहाँ जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे कोल का एक आ गया कि कोल जनजाति ने कहाँ पे क्या किया, तो मैंने वहाँ पर भी क्या किया कि एक मैप बना दिया कि उसको दिखा दिया, लोकेट कर दिया, क्योंकि मुझे अपने आंसर को दूसरों से डिफरेंट बनाना है। ओके। तो उसके लिए तो ये मैंने 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर तीनों में किया था ऐसा, या फिर 5 मार्कर और 11 मार्कर में किया था आपने? मेरी जो मेंस की स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि मैंने 18 का दिया हुआ था, और जब मैंने अपनी कॉपी देखी वहाँ पे, तो मैंने ये देखा कि मैंने 3 मार्कर्स में मुझे मार्क्स नहीं मिले हुए थे। ओके। हाँ, तो 3 मार्कर्स क्योंकि मैंने पैराग्राफ में लिखे थे, तो फर्स्ट तो मैंने ये अपने माइंड में ये बनाया कि मुझे 3 मार्कर्स पे बहुत फोकस करना है, ओके। क्योंकि 3 मार्कर्स मोर स्कोरिंग होते हैं सबसे राइट। ज़्यादा। तो मैंने उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में उसमें डाल सकूँ, उसके सारे पर्सपेक्ट को मैं डाल सकूँ। जैसे अगर उसमें मैं नंबरिंग कर सकूँ 1, 2, 3, और यहाँ तक होता था मैं 4 नंबरिंग भी कर देती थी कि मैं ओके। ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ कि वो मुझे राइट। मार्क्स उसमें मिल जाए। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई, और दूसरा मेरा 11 मार्कर्स पे भी फोकस रहा।
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूटता है तो डेफिनेटली आप उस रेस से बाहर होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप फोकस करिए कि आपका जो भी आंसर है, जो आपका पेपर है, वो एक टाइमली कंप्लीट हो जाए, वो छूटे ना आपका पेपर। तो स्पीड अब बहुत मेजर करती है पीएससी के पेपर में। आपने मेंस का प्रिपरेशन जो किया था, जी तो जी। मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ के आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया था, या फिर मतलब जब सिलेबस पढ़ते गए, यूनिट वाइज कंप्लीट होते गए, हम्म। देन फिर टेस्ट वगैरह दिए थे? क्योंकि मेरी तैयारी तो एक बार पूरी हो ही चुकी थी, मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, और फिर उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। नंबर ऑफ मैंने टेस्ट दिए, बहुत ज़्यादा मैंने टेस्ट दिए इसमें। और मैं यूनिट वाइज टेस्ट होते थे तो उसी के अकॉर्डिंगली, जैसे जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तो ओके। जैसे जैसे टेस्ट होते जाते थे मैं वैसे वैसे अपनी प्रिपरेशन करती जाती थी। तो उसमें मैंने 3 मार्कर्स के, जैसे मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अपनी कॉपी में ही उनको अलग लिख लिया था, थ्री ओके। मार्कर्स के ही। तो जिससे क्या रहे कि 1 2 3 जो पॉइंट हैं, क्योंकि जब हम उन्हें अलग से लिख लेते हैं ना, तो हमारी माइंड में एकदम एब्जॉर्ब कर जाते हैं कि हमें ओके। यही लिखना है। राइट। कभी क्या होता है कि जब हम वहाँ पे एग्जाम हॉल में लिखते हैं, तो हम इम्पोर्टेंट ना लिख के अनइम्पोर्टेंट लिख देते राइट। हैं। राइट। ठीक है, तो वो नहीं समझ में आता है कि यार ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। राइट, जो पूछा गया हाँ, उससे वही वो ना लिखते हुए और कुछ ही। कुछ और लिख देते हैं। राइट। तो फिर मेरा ये था कि मैं उनको लिख लूँ, और क्योंकि वो जो पॉइंट है वो मेरे माइंड में क्लिक कर जाए, मुझे सोचना ना पड़े, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। राइट। जब हम सोचते हैं तो हमारा आंसर छूट जाता है, तो वो एक राइट। प्रेशर वहां पे ऑलरेडी डेवलप हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लिखने पे हम प्रैक्टिस करें, और हम हमारी स्पीड मेंटेन रहे वहां पे। तो इन सब चीजों पे मैंने फोकस किया। ओके, आपने नोट्स वगैरह बनाए थे क्या मेंस के? हाँ, बिल्कुल, नोट्स तो बनाए मैं थे? बिल्कुल इस पे बिलीव करती हूँ अच्छा, कि तो मैंने हर एक टॉपिक के, इनफैक्ट मतलब मैंने सिलेबस लिया और एक एक टॉपिक के मैंने अपने नोट्स बनाए। मैंने जैसे मैंने बेसिक जब अपने तैयारी की थी, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी उसमें। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, तो उससे मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी क्लियर हो गई। फिर मैंने कुछ जैसे कोचिंग के नोट्स थे, मैंने उनको लिया, उनसे मैंने जब पढ़ाई की, तो उससे मैंने अपने नोट्स बना लिए। और जहाँ जहाँ मुझे जो भी मिलता था, जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और कोई और, जैसे मैंने मध्य प्रदेश का आर्थिक बजट पढ़ा, ओके। तो उसमें मुझे अपने आंसर को इनरिच करने के लिए जो भी कंटेंट मिलता था करंट का, तो मैं उसी को वहीं पर नोट कर लेती थी कि मुझे अब ये आएगा तो मैं इसमें ये चीज़ डालूंगी। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ये की थी कि मैंने एक स्मार्ट स्टडीज से पढ़ाई की कि एक कॉमन मैंने आंसर बना लिया कि ये क्वेश्चंस आएगा तो मैं इसमें ये आंसर डालूंगी। तो अच्छा। ये फ्रेमिंग जो होती थी वो ऑलरेडी मैं अपने माइंड में पहले से ही कर लेती थी। राइट मैम, आपने जैसे बोला कि जी, फ्रेमिंग अभी मैटर करती है, क्योंकि लिख तो सभी रहे ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि आप क्वालिटी में लिखेंगे और फ्रेमिंग में लिखेंगे तो बिल्कुल। थोड़ा सा आपका कुछ यूनिक कंटेंट हो सकता है। नोट्स बनाने में कितना समय लगा था आपको? देखिए, थोड़ा टाइम तो लगता है, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि वो बोरिंग भी लगता है, लेकिन आप बिल्कुल भी उससे घबराइए मत। वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता, और वो आपके लास्ट में आपके बहुत काम आने वाला होता है। मैंने एक चीज़ और की थी कि जो मेरा सिलेबस था, तो एक तो आपके पास सिलेबस आपकी टंग में होना चाहिए। राइट। मतलब हर एक चीज़ आपको पता ये होना चाहिए कि ये चीज़ इसमें दी हुई है, क्योंकि आधी तैयारी आपकी उससे ही हो जाती है। यदि आपने वो सिलेबस अपना याद कर लिया, तो राइट। 60% तैयारी मान लो आपकी हो गई। क्योंकि फिर उसमें ये कॉन्फिडेंस अपने पास आ जाता है कि मेंस में फिर कुछ भी आएगा मैं लिख लूंगी, और वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो मेरे 4 पेपर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, मैंने उसके एक एक जो टॉपिक होता है, एक एक वर्ड होता है, इनफैक्ट अच्छा। कहेंगे वर्ड के, जैसे उसमें आ गया, जैसे उसमें था फसल। फसल क्या है, फसल जोत आ गया, जैसे तो ओके। फसल जोत क्या है। तो उसके मैंने 3 मार्कर्स के अपने पूरे कॉपी बना ली थी उसकी, फोर्थ पेपर की। तो ओके। उसको मैंने उसमें लिख लिया था कि ये चीज़ होती क्या क्या है। तो उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी आएगा तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट तो हो राइट। जाएगा। और फिर हम इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि उसके सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, वो चीज़ें हमसे आ जाती हैं। तो मैंने ये चीज़ उसमें ज़रूर की। आपने जैसे बोला मुझे कि न्यूज़पेपर का, राइट? जी, तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे आप? मैंने नॉर्मल दैनिक दैनिक भास्कर ही भास्कर। पढ़ा है, हाँ। तो डेली पढ़ते थे आप, हाँ, मतलब मैं डेली पर डे? पढ़ती थी, इसलिए मुझे करंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, जी, मतलब मैं करंट आपका वहीं से कवर हो जी जाता। जी, बिल्कुल। जैसे मैं प्री के लिए भी जब होता था तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी उसके लिए। और मेरे मैगजीन भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं अपना बताऊं तो मैंने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी हुई थी उसमें। ओके। और लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए मैं स्पीडी यूज़ कर लेती थी ओके। कि उससे, क्योंकि स्पीडी छोटी होती है तो हम राइट। नॉर्मली अच्छे से रिवाइज जल्दी से कर पाते मतलब हैं। पर डे हम बात करें तो न्यूज़पेपर को कितना टाइम देते थे आप?
नहीं, हार्डली 15 टू 20 मिनट्स आप देके उसे आराम से कवर कर सकते हैं। अच्छा, जो ऑडिटोरियल वगैरह है वो चीज़ें भी हाँ, देख के, या फिर जो बिल्कुल। रिसेंटली कोई चल रही है करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं, हुँ, वो देख के आप बिल्कुल। उसको कर सकते हो। हाँ, और न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप उसे एक बार रीड कर लें, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं, तो वो क्लिक कर जाती हैं फिर। आपने जो 6 पेपर होते हैं, जी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट के जो 3 पेपर होते हैं, हुँ। उनको ज़्यादा टाइम दिया था या फिर सभी को इक्वली टाइम दिया था आपने? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो 6 पेपर्स होते हैं, सबका ही अपना इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि आप राइट। एक पेपर में अच्छा करके और दूसरा अगर आपने खराब कर दिया, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो नीड ये है कि हमें बैलेंस करके चलना चाहिए 6 पेपर्स को। हाँ, लेकिन जो लास्ट के जो 3 पेपर्स होते हैं, क्योंकि उसमें हमें इतना टाइमिंग का इश्यू नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन हम उसे लिख नहीं पाते बिकॉज़ ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि उतने टाइम पीरियड में हम उसको पूरा कवर अप कर लें। तो ओके। हमें बहुत जल्दी-जल्दी वहाँ पे चीज़ें लिखनी होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं 3rd, 4th और 5th की, तो ये पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम होता है। हम यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट डाल के बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं। और हिंदी तो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, और अच्छा। अभी जैसा सिलेबस हिंदी का हो गया है, राइट। तो उससे आप बहुत अच्छा हिंदी में आप स्कोर कर सकते हैं। रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। मेंस में थोड़ा-सा ऐसा है क्या कि जैसे यूपीएससी में चलता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ना ज़रूरी है आपको, इधर हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो हुँ। गया, तो ऐसा आपने भी पढ़े थे क्या ये वाले? मतलब लक्ष्मीकांत वगैरह, स्पेक्ट्रम वगैरह? मैंने क्लास नोट्स ही पढ़े हैं। अच्छा। हाँ, और जो भी कोचिंग नोट्स होते थे मैंने उनसे पढ़ाई की है। बाकी हाँ, अगर जैसे कुछ टॉपिक्स मुझे नहीं मिलते थे तो मैंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है और मैंने स्पेक्ट्रम का भी यूज़ किया है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उस पे ही मैं रही हूँ। मैंने अन्य सोर्सेज़ का भी यूज़ करते हुए बार-बार मैंने रिपिटेशन पे ज़्यादा फ़ोकस किया। मेरा ये मानना है कि आप कोई भी चीज़ आप पढ़ें, उसको आप बार-बार रिपीट करें। इसलिए मैं नोट्स पे इसलिए मैं फ़ोकस करती हूँ, क्योंकि नोट्स जब एक बार हमारे बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हम नंबर ऑफ जो मल्टीपल रिवीजन होता है हम बहुत ओके। ज़्यादा कर पाते हैं। तो मैं उस पे ही फोकस रही कि मुझे ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाऊँ चीज़ों को। अच्छा, स्टैंडर्ड बुक की बात करें, तो आपने क्या-क्या फ़ॉलो किया? हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और एथिक्स हो गया, हिंदी हो गया, निबंध वाला पोर्शन हो गया। मैंने अगर जैसे हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में तो मैंने सिर्फ 2 बुक्स ही पढ़ी हैं। पहली लूसेंट और एक और आती है चंचल जैन। चंचल जैन, राइट। हाँ, तो मैंने इन 2 बुक से ही, क्योंकि हिंदी में मेन क्या होता है, हमारी ग्रामर होती है। हम ग्रामर अगर अच्छी कर लेते हैं, तो हमारा अच्छा स्कोर हो जाता है। तो मेनली मैंने फ़ोकस किया ग्रामर पे कि मेरी ग्रामर पूरी सही होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा। 3 मार्कर्स जो आते हैं, वो तो सारे लोग लिख लेते हैं उसमें। राइट। तो मेरा फ़ोकस ये था कि मैं, जैसे उसमें प्रशासनिक शब्दावली आती है, तो मेरी वो गलत नहीं होना चाहिए। जो विलोम शब्द आते हैं, मेरे वो सही होना चाहिए। जो अलंकार अभी आने लगे हैं, मेरे वो सही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने होता उस, था ऐसा? हाँ, मतलब नहीं जैसे मेरे बिल्कुल, बिल्कुल मेरा जब हिंदी का पेपर मैंने 19 का दिया था, तो मैं बहुत सैटिस्फाई थी उस पेपर से, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने जितनी मेहनत इस पेपर में की है, तो मुझे इसका अभी मुझे खैर मार्क्स तो नहीं पता चले, क्योंकि मार्कशीट अभी नहीं आई है। राइट। लेकिन ये था कि हाँ, मतलब मेरा पेपर मेरी तरफ से फुल सैटिस्फैक्शन था, क्योंकि उसमें मेरी जो भी ग्रामर थी, वो पूरी सही थी। उसमें मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं की हुई थी। और हिंदी में बेसिकली हमें लिखने का बहुत मार्क्स होते हैं। गलतियाँ नहीं, अशुद्धियाँ नहीं होना चाहिए आपकी। एथिक्स में मैंने नॉर्मल ही जो कोचिंग अच्छा, नोट्स थे, कोचिंग हाँ, नोट्स मैंने होते हैं। उससे अपने नोट्स बना लिए थे उससे। ओके, थर्ड हाँ, पेपर में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जी। एनवायरनमेंट सबका अलग-अलग था या फिर? नहीं, मैंने ऐसा जैसे कोई अलग नहीं पढ़ा। मैंने जो भी कोचिंग नोट्स थे, उससे मैंने जैसे 2-3 रिसोर्सेज़ थे, तो उनसे मैंने अपने नोट्स बना लिए और फिर उसको मैंने बार-बार पढ़ा। अच्छा, टेस्ट सीरीज में आपका स्टार्ट में स्कोर क्या रहता था? मतलब जब फर्स्ट टेस्ट लिखा होगा आपने, हाँ। तो क्या स्कोर रहता था? अगर स्कोर फिर बढ़ा भी होगा, तो कैसे इम्प्रूव किया था आपने? सर, मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया, तो मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया था, और मैंने पेपर 2 घंटे में पूरा किया था। जो डेढ़ घंटे का पेपर होता है, वो राइट। मैंने 2 घंटे में पूरा किया, और मैं कह रही थी यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा था कि मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया। स्कोर तो बहुत दूर की बात है, मैं पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो स्टार्टिंग में नहीं हो पाता था, स्कोर काफ़ी कम होता था। लेकिन फिर ये था कि धीरे-धीरे वही मैंने अपनी स्पीड पे फ़ोकस किया। फिर मुझे ये एनालिसिस हुआ कि मैं कहाँ किस क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कि मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, जहाँ मुझे नहीं देना चाहिए। क्योंकि मेरा टारगेट ये रहता था कि मुझे पेपर जो है ना वो कंप्लीट करना है। राइट। इन एनी हाउ मेरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। बाकी जैसे जो 3 मार्कर्स नहीं आते हैं, तो वो छोड़ देना चाहिए। उन पे नहीं उतना फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन जितना पेपर आपसे आ रहा है, वो आपको कंप्लीट होना चाहिए।
तो मेरा फ़ोकस यही था। फिर धीरे-धीरे मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, मैं बहुत लिखती थी। मैं डेली का मैंने ऐसा बना लिया था कि 1 घंटे का कि मुझे लिखना ही है। तो उसमें मैं 3 मार्कर्स कुछ लिख लेती थी, मतलब खुद से ही बना के, कुछ 5 मार्कर्स लिख लेती थी, कुछ 11 मार्कर्स लिख लेती थी। तो ऐसे-ऐसे करते-करते धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप मेरी स्पीड बढ़ती गई और इनफैक्ट फिर जब मैं लिखने बैठती थी तो मेरा 5 मिनट पहले ही पेपर हो जाता था। अच्छा, हाँ, तो मुझे मतलब कभी फिर ओके, एज़ सच कोई स्पीड की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब हुई। यही है कि आपने जितना प्रैक्टिस किया, हाँ। उतना अच्छा धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया और बिल्कुल, पेपर कंप्लीट होता बिल्कुल। गया। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप वैसे-वैसे आप में जो परफेक्टनेस है वो आती ओके, जाएगी। क्योंकि बहुत सारों को ये रहता है कि यार हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, हाँ, मतलब मैंने वही यही चीज़ें देखा है राइट। कि पेपर कंप्लीट ना होना एक बड़ी बात है। तो आपको फोकस करना चाहिए कि आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हो और उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। एजुकेशन की बात करें हम तो आपने शायद बीई बताया मुझे, हाँ, मैंने इंजीनियरिंग किया है। बीई कौन-सा ब्रांच किया था आपने? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, से मेरा ब्रांच था। उसके बाद फिर मैंने पीजी भी किया है सोशल वर्क में। ओके। और अभी मैं एज़ असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल जस्टिस में ही कार्यरत हूँ। कितने समय हो गया मैम इसमें आपको? अभी मेरी जॉइनिंग अप्रैल में थी, तो अभी 8 मंथ्स मुझे यहाँ पर कंप्लीट मैंने किया है। अभी आप डीएसपी में खुश हैं या फिर और आगे जाना चाहेंगे? मतलब आप यही चाहते थे, डीएसपी चाहते थे या फिर और भी कुछ इससे देखिए, इंसान का नेचर ही होता है हमेशा आगे बढ़ने का, वो हमेशा राइट, पानी को ही फ़ॉलो करता है। जैसे पानी निरंतर बहता रहता है, तो इंसान को भी निरंतर हमेशा जहाँ पर वो जिस स्थिति में है, हमेशा उसको अपने इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए। हो सकता है वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप हमेशा आगे करते रहिए और सोचिए कि हमें कुछ अच्छा ही करना है जहाँ पर भी है। तो वैसे बस मैं भी कर रही हूँ। बट आपके माइंड में तो होगा ना मैम कि मुझे डीसी बनना है ऐसा या फिर यही था गोल मतलब डीसी का ही था या फिर डीएसपी तक ही? नहीं देखिए, जो मिला है वो भी अच्छा अच्छा है अभी और जो भी ठीक है, जो आगे मिलेगा वो भी अच्छा पर होगा, और जहाँ लगातार पर मैं हूँ वो भी अच्छा है। चलता रहेगा मतलब जो भी जी, आगे जी, बढ़ेगा जी। ठीक है। बहुत सारे ऐसा सोचना रहता है कि यार जो निकले हैं सिलेक्शन हुआ है जिन लोगों का, वो लोग तो अपने आप में होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब उनकी स्कूलिंग अच्छी रहती है या फिर कॉलेजेस वगैरह अच्छे रहते हैं, जब जाके इधर जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो लोग जो भी सिलेक्ट हुए हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं, आप जैसे ही हैं। मैं भी कल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, तो मैं भी एक एस्पिरेंट ही थी और आज मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बस एक रेखा का ही फ़र्क है कि आप कल वहाँ पर थे और आज आप यहाँ पर हैं। तो आज मैं यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ, तो बस मेरा सिलेक्शन हो गया है इस वजह से। बाकी सब सेम ही है एज़ सच, इसमें किसी में कोई डिफ़रेंस नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें मैटर करती हैं कि जैसे आपकी मेहनत है, आपकी कंसिस्टेंसी है, आपके परसिस्टेंस है। ये चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। बस बाकी सारे सेम ही होते हैं और मुझे लगता है कि बैकग्राउंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मेहनत होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और कंसिस्टेंसी के साथ आपकी लाइफ में देखो, ये जो पीरियड होता है ना, ये बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है ये। राइट, क्योंकि ये एक लंबा फेज़ होता है, क्योंकि पीएससी अपने आप में ही एक बड़ा हो रहा है, क्योंकि इसमें प्री होता है, देन फिर मेंस होता है, देन फिर इंटरव्यू होता है। तो इस प्रोसेस को ही कंप्लीट होने में 1 ईयर लग जाता है। फिर ऊपर से अगर डिले हो जाए बीच में राइट, तो ये सारी चीज़ें, तो इस दौरान क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं, बहुत अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं। तो बस हमें अपने जो गोल हमने निर्धारित कर लिया है, तो उससे हमें अडिग नहीं होना है। हमें उस पे रहना है, मतलब कि हमें ये करना ही है, बस सोच लिया तो सोच लिया। राइट मैम। ऐसा भी होगा जैसे अभी तो कितना डिले हुआ है रिजल्ट का, जी, जी। आपने बताया, तो सोसाइटी का प्रेशर भी होता होगा, आपके साथ में हुआ क्या ऐसा कि जी, बिल्कुल। मेरे साथ तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम रहा, क्योंकि जब मेरा जब प्री हो गया था 2019 का, तो जब कोविड का जब फर्स्ट फेज़ आया 2020 में, 16 अगस्त 2020 में मैंने अपने फादर को खो दिया उस दौरान। अच्छा, और उसके बाद मेरा मार्च में ये मेंस था। तो मेरी लाइफ में वो एक इतना ज़्यादा पैनिक टाइम था कि मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं नहीं कर पाऊँगी, अब मुझे ये क्विट करना पड़ेगा। क्योंकि वो 3-4 मंथ्स, फिर उसके बाद जो परिवार में एक माहौल होता है, ओके, तो वो एक राइट, डिफरेंट ही माहौल हो जाता है फिर उसके बाद। तो वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहीं और फिर मार्च में जब मेरा मेंस था उस दौरान, तो मेरा पढ़ने में जो एक कंसंट्रेशन होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो उस टाइम पे जो एक प्रेशर बिल्डअप होता है कि मैंने 3-4 मंथ से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और फिर बुक्स लेके बैठना और मन भी नहीं लगना पढ़ाई में। तो बहुत ज़्यादा ये मैं कहूँगी कि बहुत पैनिक था मेरे उसमें, कि बहुत मुश्किल से मैंने ये पढ़ाई की, कि कभी-कभी तो ऐसा हो जाता था कि जब मैं स्टडी टेबल में पढ़ाई करती थी, तो वहीं पर मैं रोते-रोते ही सो जाया करती थी। अच्छा, टेबल पे ही कई रातें ऐसी गुज़र गईं।
और आज भी जब मैं अपनी बुक्स में अपने उन आंसुओं को देखती हूँ ना, तो मुझे उस वक़्त की वो याद दिलाते हैं। तो बस वही है कि लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे छोटे भाई ने मुझे ऑलवेज़ मोटिवेट किया कि अब जो पापा का एक ड्रीम था, तो अब तो वो कंप्लीट करना कंपल्सरी ही है, अब तुम क्विट नहीं कर सकती, तो तुम्हें पढ़ना ही है। तो फिर बस मैंने आगे मैं बढ़ती गई, पढ़ाई की। और मेरी मम्मी, जैसे मैं जितनी रातें मैं जागी हूँ, मेरी मम्मी उतनी रातें जागती थी कि अच्छा, कहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो सब बस फैमिली का पूरा बहुत सपोर्ट रहा। तो कि फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कैसा क्या है मतलब? जी, मैं मीडियम फैमिली से ही बिलॉन्ग करती हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से ही हूँ। मेरे फादर टीचर थे और मदर मेरी होम मेकर है। आपका जो इंटरव्यू हुआ था उससे कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा था? क्योंकि आपने इतने मेंस दिए हैं, इतने प्रीलिम्स दिए हैं और फर्स्ट इंटरव्यू था शायद आपका, राइट? नहीं कि सेकंड था? ये वाला सेकंड जी, सेकंड था। 2019 वाला 20 वाला पहले हो चुका था, जी, जी, है जी। ना? तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, इंटरव्यू के टाइम पे एक नर्वसनेस तो होती ही है और एक फ़ोबिया भी होता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे। कुछ को तो नींद भी नहीं आती है। तो मेरा भी ये था कि जब मैं वहाँ पर पहुँची इंटरव्यू के लिए, तो जब तक हम बाहर होते हैं, तो हमें बहुत डर लगता है उस टाइम पे कि पता नहीं अंदर क्या होगा। और जब वहाँ पे 3 लोग आपको बिठा दिया जाता है 3 लोगों के साथ, तो फिर एक अंदर इंटरव्यू चल रहा होता है और आप बाहर बैठे होते हैं। राइट, तो जो वो वेटिंग टाइम होता है ना, कि अब जो वेट कर रहे होते हैं कि अब वो बाहर निकलने वाला है और आप अंदर जाने वाले हो, राइट, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत डर लगता है। लेकिन बस वही है कि हमें अपने डर पे ही काबू पाना है, क्योंकि पीएससी एग्जाम ही ये है कि जो भी चीज हो आप उसको काबू पाएं उस चीज पे। तो फिर जैसे ही फिर जब अंदर जाते हैं, तो पैनल काफी कोऑपरेटिव होता है, वो आपको रिलैक्स बहुत अच्छे से करा देते हैं और वहां बैठ के फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन ही होता है। तो मुझसे भी जो क्वेश्चंस हुए नॉर्मल मेरे डेप से ही रिलेटेड थे, क्योंकि मैं छतरपुर से थी, तो राजा छत्रसाल ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। फिर उसके बाद मुझसे महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए, और चूंकि मैं एक मुस्लिम महिला वहाँ पर पहुंची थी, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि मुस्लिम महिलाओं में जो शैक्षिक स्तर होता है वो अत्यंत कम होता है। ओके। तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगी कि उनका जो एजुकेशन है वो आप बढ़ जाए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करेंगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। जैसा सोचा था आपने कि मेरा इंटरव्यू ऐसा होगा या फिर ऐसा चलेगा, वैसा ही चला था या नहीं, फिर नहीं आप सर, उस बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है। आप कुछ भी सोच कर जाते हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे मतलब ये है कि आप जैसे हैं, आप वैसा आप वहाँ पे प्रिटेंड करिए अपने आप को। आप अपने आप को बनाइए मत, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट ही होता है। तो आपका व्यक्तित्व जैसा है, आप वहाँ पे अपने व्यक्तित्व को आप वैसे ही दिखाइए। वो लोग बहुत समझदार होते हैं और बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो बस आप जैसे हैं बाई नेचुरल रहिए, वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। कितने समय चला था आपका इंटरव्यू? मेरा 20 to 25 मिनट्स। अभी थोड़ा-सा आपकी जॉब के बारे में बता दीजिए मुझे क्योंकि आप अभी ऑफ़िस में बैठे थे। जी, जी। मैंने आपसे बोला कि आपका इंटरव्यू लेना है, देन आज संडे पूरा ऑफ़िस ऑफ है। तो यहाँ जॉब का कैसा क्या अनुभव रहा आपका? जी, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ अभी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली हमारा जो काम होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए ही हम काम करते हैं। तो हमारे इसके अंतर्गत जितने भी जो वृद्धाश्रम संचालित हो रहे ओके, हैं, डीडीआरसी हैं, दिव्यांगों के लिए हम काम करते हैं, नशा मुक्ति केंद्र जो संचालित हो रहे हैं, भिक्षावृत्ति गृह हैं, गरिमा गृहों की स्थापना हुई है ट्रांसजेंडर के लिए। तो उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, तो उनका एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस कराना, और जो भी केंद्र हैं वो सही रूप से संचालित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जो भी वृद्धावस्था जो पेंशन दी जाती है, तो वो सारा ये सारे कार्य हमारे विभाग के द्वारा ही किए जाते हैं। तो मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है। अभी मुझे जो सेक्शन दिया गया है वो मुझे समाज रक्षा दिया गया है, और मैं उसी में अभी काम कर रही हूँ। ओवरऑल जो प्रिपरेशन है सिविल सर्विसेज़ का जब से स्टार्ट किया था आपने और अभी 2024 चल रहा है, तो इससे आपकी लाइफ़ में क्या इम्प्लीमेंट हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, क्या सीखने को मिला आपको? क्योंकि सिविल सर्विसेज़ करना तो सर मेरी लाइफ में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट मैंने एक एक दिन से सीखा कि एक जो प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर को आप कैसे डील करते हैं। मैंने राइट, इस एग्जाम से मैंने ये सीखा, क्योंकि आसपास का आपका जैसा ऑरा होता है ना, कि किसी को क्या आपको लेना है और क्या आपको नहीं लेना है, ये मैंने चीजें सीखी कि नेगेटिव लोगों को मुझे अपने आप से कैसे दूर रखना है, और जो मेरे पॉजिटिव लोग हैं उनको मुझे अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, और मुझे लगता है कि पीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें समाज को समझ आता है कि समाज कैसा है, ये चीज़ें समझते हैं, और हम धैर्य सीखते हैं इससे, सबसे बड़ी बात। क्योंकि अभी जो 4 साल का सर जो टाइम पीरियड रहा है, उसके बाद ये रिज़ल्ट आना, तो इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रही है वो पेशेंस की रही है, कि इतने सारे लोगों ने इतना पेशेंस रखा। और एक पीएससी लोग हर हर एक एस्पिरेंट को एक योद्धा बनाता है सर।
वो किसी भी चीज़ में वो युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमें Nice. युद्ध करना ही होता है, हर फील्ड में हमें युद्ध करना होता है। हमें अब पढ़ाई से तो हम लड़ ही रहे होते हैं, लेकिन साथ-साथ जो भी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का भी एक टर्म आता है कि हमें उससे भी लड़ना होता है कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी चाहिए होती है। और लड़कियों के लिए सबसे बड़ी बात एक शादी का प्रेशर आने लगता है, कितना टाइम हो गया है, अब शादी हो जानी चाहिए। एक सोशल प्रेशर आता है कि अब तक क्या कर रहे हो? सर कभी-कभी तो ऐसा होता था कि ऐसे लोग पूछते थे कि अभी तक तैयारी कर रहे हो? राइट. अभी तक तैयारी कर रहे हो? तो वो सारी चीज़ें हैं, तो बस मैं ये थी कि मैंने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया और ना ही देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आता है तो वो सारे जवाब उनको एक साथ ही मिल जाते हैं। राइट. तो अभी क्या प्लानिंग है आपका फ्यूचर में? फ्यूचर में बस अभी यही प्लानिंग है सर कि जो भी एज अ डीएसपी मुझे जो भी चैलेंजेस दिए जाएंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे मिलेंगी, तो मैं उनका बहुत अच्छे से निर्वहन करूंगी। और बेसिकली मैं काम करना चाहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में, कि क्योंकि मुझे लगता है कि जब वुमेन एम्पावरमेंट होती है, वुमेन एजुकेशन में ज़्यादा वृद्धि होती है, तो सिर्फ एक लड़की ही उससे शिक्षित नहीं होती है, उससे पूरी जनरेशन शिक्षित होती है और उनको उनको एक नज़रिया चेंज होता है उसके प्रति समाज का। और मैं जो जेंडर इक्वालिटी है सर, मैं उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने बचपन से ही ऐसा देखा हुआ है कि ऑलवेज लड़कियों को ऐसा बोला जाता है कि अब पढ़ना उतना कंपल्सेशन नहीं होता लड़कियों राइट. के राइट. लिए, लेकिन लड़कों को बोलते हैं कि आप पढ़िए, नहीं तो आपकी शादी नहीं होगी, आपको पढ़ना ज़रूरी है, राइट. आपकी जॉब ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि आप लड़कियों को ऐसा क्यों नहीं बोलते कि अगर आप नहीं पढ़ोगे, आपकी जॉब नहीं होगी, तो आपकी शादी नहीं होगी। तो ये जो सामाजिक नज़रिया है सर, वो बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो उनका जो एक सोशल स्ट्रक्चर है उसमें कमी नहीं आएगी। मतलब लोगों का नज़रिया उनके प्रति सकारात्मक नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें उनका सोशल एम्पावरमेंट करना है, तो ज़रूरी है हम उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करें उनका, तो चीज़ें बेहतर होंगी और नज़रिए में भी चेंजेस आएंगे। Okay. बहुत सारों के साथ में ये हुआ कि काफ़ी उन्होंने लोगों ने भी मेहनत की थी अभी 2019 के रिजल्ट में, बहुत सारों को अच्छा परिणाम नहीं मिला है. तो अभी उन लोगों के लिए आपका क्या ये रहेगा कि कहाँ वो लोग ने हो सकता कि कहीं ना कहीं उन्होंने कमियां की होगी? जी बिल्कुल, जैसे मेरा भी नहीं हुआ था, आपको मैंने बताया जैसे कि मेरा राइट. 18 में नहीं हुआ था। तो आप अपनी कमियों से सीखिए, आप अपने आप को एनालिसिस करिए कि आपकी कमी कहाँ हो रही है। और मुझे लगता है वो हर एक एस्पिरेंट को पता होती है कि उसकी क्या कमी है, क्योंकि जितना हम खुद को समझ सकते हैं उतना कोई दूसरा आपको नहीं समझ सकता। तो आप एनालिसिस करिए सबसे पहले कि आपकी कमी कहाँ आप लैग जा रहे हैं। आप 3 मार्कर्स अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, कि आप 5 मार्कर्स अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, कि आप 11 मार्कर्स में कमी रह जा रही है, कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हमें इन चीज़ों पे अगर आप जो भी आपकी कमियां हैं उनको एनालिसिस करते हुए और आप फिर आगे बढ़िए, आप हार नहीं मानिए। क्विट तो आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए, ये राइट. ऑप्शंस किसी को भी अपने लाइफ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम इंटर हो गए तो वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। बस अब करना है तो करना है और लगे रहिए। ओके मैम, एंड करता हूँ. काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके भी मुझे. थैंक फर्स्ट टाइम जब मिलने आया था अभी, तो आपने बोला था कि आप मेरे वीडियो शायद देखे थे आपने आयोग के बाहर, तो कुछ लगता है आपको हेल्पफुल रहे वो यू। जो आयोग के बाहर लिए थे मैंने? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएशंस है कि आप जो एस्पिरेंट्स के जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करवाते हैं। मैंने भी आपके वीडियोस देखे। मैं थैंक यू एक मैम. जब प्रेशर आता था कि अब इंटरव्यू होने वाला है, मेरी भी डेट आने वाली है, राइट. तो मैं ऐसे बच्चों के देख एस्पिरेंट्स जो थे तो उनके मैं वीडियोस में ऐसे मैं आपके देखती थी, तो उस वो लोग जो बताते थे तो उससे काफ़ी स्ट्रेस रिलीज़ होता था कि नॉर्मल क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें वो पता चलती थी। तो बहुत हेल्पफुल रहे वो इंटरव्यू के लिए भी। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आपका ये बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है, इसको आप ओके. जारी रखिए। थैंक यू सो मच मैम. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका जो सपना है वो जल्द पूरा होगा. आई मीन डीसी या फिर जो भी आईएएस वगैरह, तो जल्द आपको सफलता मिलेगी. मैं बोलना चाहूँगा, बस एंड करता हूँ इस इंटरव्यू का. आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए. अभी मैम का जो मैं कॉपी वगैरह उनसे लेके जो टेस्ट कॉपी जो आंसर राइटिंग करते थे, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैम ने क्या अलग किया था जो कि इतने कम समय में डीएसपी का पोस्ट मिल गया है. तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए. थैंक यू.